लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। आज का जो मेरा मोटिव है लेक्चर लेने का वो है कि सो वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन केमिकल काइनेटिक्स। साथ साथ मुझे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आज की क्लास के बाद आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो मैं वो भी लेने को रेडी हूँ, राइट। तो सबसे पहले एज वी सेड कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं सारी वैरायटी के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। पहला क्वेश्चन लेट्स से हमारा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज %87.5 complete in an hour. The rate constant for the reaction is, या फिर एक तरीके से बोल लेते हैं कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, के निकालना है, ठीक। नाउ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वैसे हालांकि दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से, बट आप लोग दो अप्रोच रख सकते हैं अपने पास। एक अप्रोच ये है कि सिंपल आपको बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप लिख दीजिए k इक्वल्स टू 2.303 बाय t log initial concentration of A by concentration of A at time t, right। इस केस में आपको k निकालना है, टाइम आपको बना दे रखा है। आप रेट कांस्टेंट R इनवर्स की फॉर्म में निकालने कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है आप 100 ले लीजिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना % कंप्लीट वो बोल रहा है ना, तो इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 100 माइनस 87.5। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और इस तरीके से आप सॉल्व करें और k निकाल लें, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो जिससे आपका आंसर ऑफ कोर्स करेक्ट आएगा और ये है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वे। मैं नहीं कह रही कौन सा वे गलत है कौन सा सही है, आप कोई भी वे आपको जो पसंद है वो यूज कर सकते हैं, बट मेरा जो पॉइंट है आपको सारे वे सिखाना है ताकि आपको हर तरीका पता रहे। अब सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे ये है कि आप एनालिसिस करें और आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 87.5% ये कंप्लीट बता रहा है। इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ रिएक्शन में आपको ये पता है इन सेम टाइम सेम परसेंटेज ऑफ मोल्स कंज्यूम होते हैं, राइट। इस वाली स्टेटमेंट का अगर मैं फायदा उठाऊं तो अगर मैं 100 से शुरुआत कर रही हूं तो वो 50 जो है लेट्स से वो आ रहा है एक टाइम टी में, ठीक है, टी हाफ में। तो 50 से वो 25 भी जाएगा इसी टाइम में टी हाफ में, और 25 से वो 12.5 भी जाएगा इसी टाइम टी हाफ में, है ना। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हो जाए और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 12.5 हो जाए, इस केस में मैं बोलूंगी कि यहां से यहां जाने में मेरा जो रिएक्शन है 87.5% जो है बेसिकली वो इस्तेमाल हो गया। तो इसका मतलब 87.5% रिएक्शन को खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 87.5 खत्म करने के लिए आपको लग रहा है बेटा 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। दिस इज द टाइम जो आपको बेसिकली जो है लग रहा है, ठीक है। तो आप इस वाली चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। अब इस केस के लिए आपको टी हाफ पता होना चाहिए। टी हाफ आपका क्या होता है 0.693 बाय के, ठीक है। और आपको पता है कि ये 87.5 1 आवर में कंप्लीट हुआ है, तो आप इसे 1 आवर की इक्वेट कर दीजिए। तो आपका टी हाफ है सीधा सीधा कितना आ गया 1/3। आप यहाँ पे 1/3 पुट करेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे के निकाल, राइट। सो दिस इज सेकेंड मेथड, राइट। दिस वुड आई वुड से कि ये एनालिसिस का मेथड है। आपको दोनों में से जो तरीका पसंद आता है दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला तरीका फॉलो करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, और दूसरा जैसे ये क्वेश्चन तो जल्दी से हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी कैलकुलेशन जल्दी से हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पूरा ये 100 नीचे 12.5 इसको लेकर लॉग में सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको k निकालना पड़ेगा, फिर 2.303 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़े,
बट ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको k को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, योर आंसर इज डन, है ना। तो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो आप ऑलवेज प्रेफर करें एनालिसिस मेथड को सॉल्व करना, इससे क्वेश्चन आपका जल्दी भी सॉल्व होगा और टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशंस भी कम यूज होंगे। यहाँ तक बात सबको समझ आई? चले आगे हम लोग। Yes, ma'am. ऑलराइट, कैन आई रब दिस? नोट कर लिया? Yes, ma'am. Okay. Let's proceed to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक पैरेलल रिएक्शन के ऊपर है। जनरली पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पैरेलल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से और आपके नीट पर्सपेक्टिव से। तो पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है A जो B दे रहा है K1 से और C दे रहा है K2 से, राइट। और इस केस में इसने हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट अ गिवन टाइम इज 1.14 into 10 raised to power minus 4 and 3.8 into 10 raised to power minus 5 respectively. आपको निकालना है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C. कैलकुलेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B and C are right. Now पैरेलल रिएक्शन अगर आप देखेंगे ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल वाली पैरेलल रिएक्शन है, इसमें कोई भी कोफिशिएंट कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सिंपल सी बात होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती हैं वो एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके बराबर होगा 1.14 into 10 raised to power minus 4 डिवाइडेड बाय 3.8 into 10 raised to power minus 5 के, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आएगा, तो 3/1 का आपका जो है वो रेशियो बन जाएगा। तो इस केस में बस ये वाला स्टेप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपको परसेंटेज ऑफ B जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो B बाय C का अगर आपके पास रेशियो है तो आप परसेंटेज ऑफ B को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ B आपका हो जाएगा 3/4 into 100, परसेंटेज ऑफ C आपके पास हो जाएगा 1/4 into 100, मतलब ये हो गया 25% और ये हो गया आपका 75%। क्लियर हुई बात? अभी ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहते तो इसको आप चेंज भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, ये दो वैल्यूज को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और C ना बोल के आप बोल सकते थे कि K1 की वैल्यू ये है और K2 की वैल्यू ये है। तो अगर वो ये भी बोलते तो भी आपका आंसर यही रहता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि K1 बाय K2 जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के ही क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ आई? बात क्लियर है? चले आगे। Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है एम्स 2002 का सवाल है। क्वेश्चन है द रिएक्शन 2O3 give 3O2 is assigned with following mechanism. मैकेनिज्म है हमारा O3
giving you O2 plus O, O3 plus O gives 2O2. ये आपका स्लो स्टेप है रिएक्शन का, ये आपका फास्ट स्टेप है रिएक्शन का, और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन जो है बेटा हमें देखने को मिलेंगे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया रहता है और हमें उसका रेट लॉ प्रिडिक्ट करना होता है. ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन समझ गई कि मैकेनिज्म से रेट लॉ कैसे निकालना है, तो कई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है जिसमें रेट लॉ दिया रहता है और 4-5 मैकेनिज्म दिए रहते हैं और बोला जाता है कि इस रेट लॉ के हिसाब से कौन सा मैकेनिज्म सही है. ठीक है, तो आप रिवर्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सीख जाओगे अगर आप ये वाला डायरेक्शन सीख गए. तो फिलहाल हम लोग ये फर्स्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म से हमें लोगों को रेट लॉ कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री तो नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एज इट इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. नाउ फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी नो कि हम एज सच जो है रेट लॉ अगर लिखेंगे या वो सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप या आरडीएस स्टेप ऑफ द रिएक्शन के लिए ही लिख सकते हैं, है ना. और आरडीएस स्टेप ऑफ द रिएक्शन के लिए जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो मॉलिक्युलरिटी के बराबर माना जा सकता है फॉर अ वाइल के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए. नाउ दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. तो इस स्लो स्टेप के हिसाब से अगर मैं रेट लॉ लिखूंगी तो मैं बोलूंगी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो k टाइम्स, भाई इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, k टाइम्स O3, k टाइम्स O, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप. बट कैन यू जस्ट सी कि यहां पर ये जो O प्रेजेंट है, दिस O इज एक्चुअली अ इंटरमीडिएट. हाउ इज दैट अ इंटरमीडिएट? क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, और इसका कहीं भी लेना देना फाइनल रिएक्शन में नहीं है. ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन में मेरा कहीं भी O इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मतलब O एक इंटरमीडिएट है जो फॉर्म हुआ है रिएक्शन में. और इंटरमीडिएट्स कभी भी नेट रिएक्शन के रेट लॉ में नहीं आ सकते. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एज अ नोट लिखेंगे. इंटरमीडिएट्स cannot appear in final reaction rate law, cannot appear in final reaction rate law. मतलब मुझे यहाँ ये इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को जो अब यहाँ से हटाना है, अगर मुझे रिएक्शन की रेट लॉ लिखनी है तो वो मैं कैसे उठाऊंगी? मैं इस फास्ट स्टेप का जो है इस्तेमाल करूंगी. और फास्ट स्टेप अब देख रही है इक्विलिब्रियम में, तो लेट्स से मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है वो कुछ है और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कुछ है. तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है ना. तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, K इक्विलिब्रियम लेट्स से. तो K इक्विलिब्रियम मेरा क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, यूजिंग फर्स्ट स्टेप दैट इज द फास्ट स्टेप. तो मैं लिखूंगी K इक्विलिब्रियम होगा बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज O2 बाय O3, और यहां से आई कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O. तो अगर मैं O की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो वो हो जाएगा बेटा K इक्विलिब्रियम इंटू O3 O2 माइनस 1, राइट, ये हो जाएगा. अब इस O को मैं यहां रिप्लेस कर दूंगी यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इन रेट लॉ. इसको अगर मैं फाइनल रेट लॉ में लिखूं तो मेरा फाइनल रेट लॉ क्या बनेगा बेटा? बनेगा रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स O3 एज इट इज आ गया, और O की जगह आप लिख सकते हो K इक्विलिब्रियम O3 O2 रेज़ टू पावर माइनस 1. नाउ दिस K इज अ कांस्टेंट. ठीक है, रेट कांस्टेंट. ये भी तो बेसिकली K इक्विलिब्रियम में तो रेट कांस्टेंट का ही रेशियो होता है, तो इन दोनों को अनदर रेट कांस्टेंट मान लेते हैं. तो इस दोनों को एक रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश. तो ये हो जाएगा K डैश O3 का स्क्वायर एंड O माइनस 1, राइट. नाउ दिस इज माय फाइनल रेट लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन?
Yes, ma'am. As such, Yes, ma'am. ओके। तो दो लॉजिक है कि आपको हमेशा जो है जो इंटरमीडिएट होता है उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको चीजें सिखाती हूँ, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? ये जो क्वेश्चन है, आप ये मान लो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर योर मेंस एंड नीट एम्स लेवल प्रैक्टिस। यहाँ तक के लिए तो यही सफिशिएंट है। हमेशा ऐसे ही होता है, 99% क्वेश्चंस आपके जो मैंने बताया इससे जो सॉल्व होंगे कि आपको कोई एक रिएक्शन दे रखा है, आपको इंटरमीडिएट आएगा रेट लॉ में, वो इंटरमीडिएट को आपको इक्विलिब्रियम स्टेप से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। कैन आई रब दिस? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम O3 भी तो दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व है, तो उसको इंटरमीडिएट क्यों नहीं लिया? बेटा, वो रिएक्टेंट है ना, फाइनल रिएक्शन दिखेंगे ना, दिस इज द फाइनल रिएक्शन। आई कैन से O3 इज द रिएक्टेंट एंड O2 इज द प्रोडक्ट, है ना। तो ये मेरे कभी इंटरमीडिएट्स नहीं हो सकते, दीज आर माय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है जो मेन रिएक्शन में, ये आपकी फाइनल रिएक्शन है, मेन रिएक्शन में ना हो, वही आपके इंटरमीडिएट्स होंगे। ओके मैम, थैंक यू। कैन आई रब दिस? ऑलराइट। अब कुछ केसेस में समझा रही हूँ आपको। लेट्स से एक केस मैंने 1 लिया। लेट्स से मुझे एक मैकेनिज्म गिवन है इस तरीके से। मेरा नेट रिएक्शन जो, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, मेरा नेट रिएक्शन है A प्लस बी गिव D। दिस इज माई नेट रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप है A प्लस बी गिविंग C। दिस आई से इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एंड सेकेंड जो है वो है C गिविंग मी D एंड दिस इज द फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। And I ask you to calculate rate law for it. Now see this one, this case 1. अगर आप इसमें रेट लॉ लिखोगे, आप स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ोगे बेटा, तो स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से आपका रेट क्या होगा? K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, है ना। ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के लिए ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एक बार को इक्वल मानी जा सकती है ना। तो ये मैंने लिख दिया। बट क्या इस रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट दिख रहे हैं आपको? नहीं। इंटरमीडिएट एक्चुअली यहाँ कौन है मेरा? ये है ना इंटरमीडिएट C। क्यों? क्योंकि ये मेरा मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ना। A और B पहले C बना रहे हैं, फिर C D दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। और जो मेरा रेट लॉ है उसमें भी कहीं C इन्वॉल्व नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे रेट लॉ लिख दूंगी और वही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। ये सबसे सिंपल केस है जिसमें आपको ये वाला स्टेप एक्चुअली देखना ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेप फास्ट है और आपको रेट लॉ अगर लिखना होता है तो सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे लिखते हो, या फिर कोई भी ऐसी रिएक्शन हो रही होती है तो उसका रेट जो है वो सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रेट अवे दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल केस। सेकंड केस है वो जो मैंने आप लोगों को अभी कराया, जिसमें आपका लेट्स से कोई नेट रिएक्शन है A giving you D, this is your net reaction। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म में A जो है वो C दे रहा है। ये रिएक्शन का स्लो, ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है I'll say। और सेकंड केस में, या फिर कुछ ऐसे दे देती हूँ, 2C दे रहा है somewhat like this। और फिर सेकंड केस में मेरा ये जो C है ये टूट रहा है और D दे रहा है, और ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है। और बोला जाए इस रिएक्शन का रेट निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा और इसे अच्छा करने के लिए एक आधा रिएक्टेंट और डाल देते हैं। लेट्स से A प्लस B कर देती हूँ मैं उसे, और यहाँ पे मैं B प्लस C कर देती हूँ, ठीक है, समवट लाइक दिस। ना इस केस में आपको इंटरमीडिएट तो नजर आ रहा है C, और आपका स्लोएस्ट स्टेप ये है जिसमें ऑब्वियसली एक इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। तो जब आप इसका रेट लॉ लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। लेट्स से यहाँ पे ये अगर 2C होता तो आप इसे C स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। अब इस केस में रेट लॉ में आपका इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स आई हैव टू रिप्लेस दिस इंटरमीडिएट, सो मैं इस फास्ट स्टेप का हेल्प लूंगी, ठीक है। लेट्स से इसका रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये K1 है, ये K-1 है, ये K2 है। तो जब आप ये लिख रहे हो स्लो स्टेप के बेसिस पे तो ऑब्वियसली आप यहाँ K2 लिखोगे, है ना।
अब आपको इस C को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, तो उसके लिए आपने फर्स्ट का रिएक्शन लिया, तो K इक्विलिब्रियम जो कि होगा K1 by K इनवर्स -1, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, यहां से आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर निकाल लिया, कितना होगा वो K1 by K इनवर्स -1 into A। नाउ दिस थिंग आई यूज हियर, सो मेरा रेट बन जाएगा K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एज इट इज K1 by K inverse -1 concentration of A। so मेरा रेट हो गया K2 K1 by K inverse -1 concentration of A concentration of B। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनल रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द फाइनल रेट कांस्टेंट। तो फाइनल रेट कांस्टेंट आपका देखो क्या है, ये देखो ये है आपका फाइनल रेट कांस्टेंट। This thing is your final rate constant। फाइनल रेट कांस्टेंट आपका लेट्स से K डैश है, तो वो होगा K2 K1 by K इनवर्स -1। बात क्लियर हुई बेटा? तो ये आपका है केस 2, ये है आपका केस 1। आपके 99% क्वेश्चन जो आप मेंस नीट लेवल पे देखेंगे वो केस 1 और केस 2 से जो है सॉल्व हो जाएंगे। केस 3 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे आज तक ऐसा हुआ भी नहीं कि कभी किसी ने केस 3 पूछा हो एग्जाम में, बट वी नेवर नो कि तुम्हारी किस्मत अगर ज्यादा अच्छी है और एग्जामिनर पूछ ले, तो इसलिए मैं केस 3 भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट वैसे आता नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Shall I rub this? Now let's talk about case 3. What is this case 3? Case 3 ऐसा है when आपको स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप लिखा ही ना गया हो, when slow and fast steps are not mentioned। मैकेनिज्म में स्लो और फास्ट स्टेप मेंशन ही ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे रही हूं कि मेरा एक मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार, ठीक है? और इस पर्टिकुलर ये मेरे को मैकेनिज्म दे रखा फर्स्ट स्टेप, ये मुझे दे रखा है सेकंड स्टेप। इस पर्टिकुलर केस में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑफकोर्स रेट लॉ एक तरीके से बोले, रेट लॉ लिखना देखना है मुझे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप देख सकते हो आपको ये नहीं बताया गया कि आपका फर्स्ट स्टेप और स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप क्या है। मेन रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, नेट रिएक्शन जो है आपकी वो है ये नेट रिएक्शन। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि सी आपका क्या है इस केस में, इंटरमीडिएट। लेट्स से यहाँ रेट कांस्टेंट K1 है, ये रेट कांस्टेंट K-1 है, ये रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है? तो कभी भी इस तरीके से आपको गिवन हो जिसमें आपको स्लो स्टेप ना गिवन हो, तो जो सिंगल यूनि डायरेक्शनल स्टेप होगा उस स्टेप के बेसिस पे पहले आप रेट लॉ लिखेंगे। तो आप रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ आपका क्या होगा इस स्टेप के बेसिस पे K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। नाउ अगर ये स्लो और ये फास्ट ऐसे बता देते तो मैं इस फास्ट वाले को इक्विलिब्रियम मान लेती और C की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देती, बट इन्होंने नहीं बताया तो मैं ऐसे ही इसे इक्विलिब्रियम स्टेप नहीं मान सकती। इस केस में मैं यूज करती हूँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का केस याद होगा, व्हेन A gives B and B gives C and you have a K1 here, K2 here। इसमें एक पर्टिकुलर केस हमारे पास आया था जब कॉन्सेंट्रेशन B की एट एनी टाइम मिनिमम होती है। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब K2 बहुत ज्यादा हो K1 से, कि ये रिएक्शन मतलब कंजप्शन B का बहुत तेजी से हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत स्लो हो रहा है।
तो किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी, मिनिमम, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी को आप क्या मान के चल सकते हैं, जीरो, क्योंकि किसी भी टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं हो रही होगी। यही चीज आपकी एक्चुअली स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होती है। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको ये कहता है, क्योंकि जैसे इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट टूटा, तो मैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, आप देख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन ही है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है, बट हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि इंटरमीडिएट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पे हम जो है जीरो मानते हैं। ऐसा हम क्यों मानते हैं, ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट वो बराबर है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट जैसे जैसे अपीयर होता जा रहा है वैसे वैसे ही वो डिसअपीयर हो रहा है, ऐसे मैं मान लेती हूँ, और किसी भी टाइम पे मैं उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को इस वजह से क्या कर देती हूँ, जीरो। तो इस वाली चीज को आप स्टेडी स्टेट की जैसे जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर केस में इंटरमीडिएट मेरा सी है तो मुझे डीसी बाई डी टी को जीरो करना है, तो इसके लिए पहले मुझे डीसी बाई डी टी कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए डीसी बाई डी टी में कैलकुलेट कैसे करूंगी, डीसी बाई डी टी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस वाले स्टेप में अगर आप देखोगे ये जो सी है ये फॉर्म हो रहा है, तो डीसी बाई डी टी प्लस साइन के साथ है ना, मतलब ये फॉर्मेशन वाला हो गया। तो फॉर्म कहां हो रहा है, फॉर्म हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, तो डीसी बाई डी टी लिखा जा सकता है K1AB। ठीक, एक मिनट के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, हाँ मैंने तेरे को टेक्स्ट मैसेज किया तो है, रिसीव नहीं हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया। दीपाने नंबर पे क्या है सर? हाँ इसी पे किया था मैंने, तो दोबारा करूँ? वैसे तो क्लास तो हो चल रही है अभी, तो क्या? क्लास तो चल रही है, अच्छा तो रुक जा, मैं कर रही हूँ 1 मिनट, ठीक है, फिर जो रह गया होगा तो वीडियो से देख लियो, ठीक है। अच्छा दोबारा मैसेज कर रही हूँ, वीडियो कब आएगा? वीडियो आज ही आ जाएगा, आज ही अपलोड कर दूंगी रात तक। तो फिर मैं वीडियो से देख लूंगा, अभी देखने का देखूंगा। चल ठीक है, ओके। अच्छा, हेलो, सुन सकते हैं सब मुझे? यस मैम। हाँ, तो देखो डीसी बाई डी टी मैंने यहाँ से लिखा, वो हो गया K1A इंटू बी, बट अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो डीसी बाई डी टी नहीं होना चाहिए, तो माइनस डीसी बाई डी टी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सी कंज्यूम हो रहा है, तो मैं इसे नेगेटिव साइन के साथ लिख सकती हूँ K इनवर्स माइनस 1C। और यहाँ पे भी देखिए ये आपका यूज हो रहा है, मतलब माइनस K2CD। यहाँ तक सबको समझ आ गया, ये मैं दोबारा रिपीट करूँ, हैव यू ऑल गॉट कि ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि अगर आपको ये मैम तो आप कर लेंगे। हाँ जी मैम ये लास्ट वाली लाइन बता दो। भाई, मैं पहले ये देखो आप लिख क्या रहे हो, आप डीसी बाई डी टी लिख रहे हो, मतलब आप इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हो, तो जहां जहां ये फॉर्म ना होके यूज हो रहा होगा उससे मैं नेगेटिव के साथ लिखूंगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये फॉर्म हो रहा है, तो मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लॉ फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव के साथ लिखा, बैकवर्ड में यूज हो रहा है तो मैंने नेगेटिव के साथ लिखा, और इस रिएक्शन में भी वो यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सी यूज हो रहा है, तो मैंने उसको जो है नेगेटिव के साथ लिखा। क्लियर है स्तुति? हम एक बार फिर से लास्ट वाली क्या बोला आपने, वो आवाज अरे नहीं यहाँ आई। C प्लस D यूज हो रहा है, C इज गेटिंग कंज्यूम्ड हियर ना, यूज हो रहा है ना C, पर यस मैम। अपीयरेंस लिखना है और ये डिसअपीयर हो रहा है, अच्छा, तो मैंने नेगेटिव के साथ लिखा, ठीक है। ओके मैम। तो अब मैं डीसी बाई डी को अगर जीरो कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा K1AB बराबर K इनवर्स C माइनस प्लस K2CD, राइट। और यहाँ से आप जो है किसी पर्टिकुलर तरीके से C की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और ये C की कॉन्सेंट्रेशन आप फाइनली जाके जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अभी थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ D भी घुस गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट एनीवेज आपको प्रोसेस आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे अगर आएगा आपके पास तो। आप बस ये वाला एक्सप्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन सी की निकालेंगे जो इंटरमीडिएट है, उसे जाके यहाँ रेट लॉ में रख देंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।
बात समझ हुई? तो बस आपका काम एक ही है कि आपको इंटरमीडिएट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उसको रिप्लेस करना है, उसे कैसे भी रेट लॉ में नहीं आने देना। तो अगर स्लो फास्ट स्टेप गिवन है तो आप के इक्विलिब्रियम मान लीजिए फास्ट स्टेप से और रिप्लेस कर दीजिए, जो कि आसान तरीका है। और अगर आपको वो गिवन नहीं है तो आपको स्टेडी स्टेट यूज करना पड़ेगा। हालांकि स्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस आज तक तो नहीं पूछे गए कभी, तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इसके नहीं मिला, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? चलिए आगे। Shall I rub this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next thing that we want to do here is something called radioactivity, या फिर मैं बोलूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए जैसे मैं ये पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है आप लोग बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ ली होगी, मुझे पता नहीं, बट फिजिक्स का टॉपिक है वो, तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। मैं इसमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियो एक्टिविटी से जो जी चीजें रिलेटेड होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी होती है वो बता देती हूँ। और केमिस्ट्री पॉइंट से सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मेरे लिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए यही जानना जरूरी है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चलता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के सारे फॉर्मूलेज रेडियो केमिस्ट्री के लिए, रेडियो एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए वैलिड है। तो कोई भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपके पास आए स्कूल में या मेंस में, तो आप ये मत बोलिएगा कि ये तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो फिजिक्स है, नहीं, वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो वो आपको डील करना है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको बस ये चीज याद रखनी है। एक क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ कि केमिस्ट्री में किस तरीके से इसके पास क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो मेजर फॉर्मूला है उसे ध्यान रख लेते हैं, वो है K = 2.303/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए यूज होगा। लेकिन इसमें कभी कभी जैसे आप K को जनरली रेट कांस्टेंट बोल देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस K को जो है एट टाइम्स लैम्डा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बुक्स K ही रिप्रेजेंट करती है और इनको बोलती है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट तो एक ही बात है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट है, वो सेम चीज ही है। ठीक है, और इस तरीके से आपको बस केमिस्ट्री में आपको सिर्फ यही चीज सोचनी है कि ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं। तो अगर आपको T हाफ लिखना है तो वो भी 0.693/K ही होगा फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, सेम टाइम पे सेम परसेंटेज यूज होगी, वो सेम चीज रहेगी, वैलिड रहेगी। किसी भी टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ रेज़ टू पावर n होगी, वेयर n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये जो सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के, सारे सारे फॉर्मूले आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी जो है वैलिड हैं, राइट। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ अ पिच ब्लेंड इस हाँ जी मैम आप उस स्क्रीन को एक बार ला सकते हो क्या वापस? ला तो नहीं सकती, बता दो क्या बोला, मैं लिख देती हूँ यहीं पे। क्या नोट करना था? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है लैम्डा या K, और फॉर्मूलेस तो फर्स्ट ऑर्डर की ही है, मैंने और तो कुछ लिखा ही नहीं था। और कुछ याद है जो रह गया तो मैं लिख देती हूँ, अभी बता। So sample of pitch blende is found to contain 50% of uranium and 2.425% lead. Of this lead only 93% was
lead 206 isotope. If the disintegration constant is 1.52 into 10 raised to power minus 10 year inverse, how old could be the pitch blende deposit? How old? अब मैं चाहती हूँ बस आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें और आप अपने आप को समझाएं ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है. अगर ये समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व ही होगा. रीड कर लिया सबने? क्वेश्चन समझ आया या मैं समझाऊं एक बार? Got the question or should I explain? ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा है हाउ ओल्ड इज द पिच ब्लेंड डिपॉजिट, मतलब आपको इसका एज निकालना है. एज इन द सेंस टाइम निकालना है एक तरीके से, क्योंकि अगर आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम ये रिएक्शन को हुआ है, इसका मतलब उतना ही ओल्ड था मेरा पिच ब्लेंड. ठीक है, तो आपको टाइम निकालने के लिए आपको पता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो एक ही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना. बस आपको K पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए. T आपको निकालना है और आपको ये वाली दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. नाउ द पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये रिएक्शन हो क्या रहा है, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, तभी तो इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाली जा सकती है ना. तो ये कह रहा है कि पिच ब्लेंड में 50% यूरेनियम है. 50% यूरेनियम मतलब अगर मैं एक तरीके से मास ऑफ यूरेनियम लिखूं तो वो एक, अगर मैं 100 ग्राम सैंपल का ले रही हूँ तो 50 ग्राम है मास ऑफ यूरेनियम, है ना. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम के कितने होंगे, 50 डिवाइडेड बाय यूरेनियम का मोलर मास क्या होता है, 238 ग्राम पर मोल, वो है 238. तो इतने मोल्स जो है वो यूरेनियम के जो है एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट है. लेड के वो कह रहा है इतना परसेंट लेड है, तो उसका मतलब लेड के अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ तो इतना ग्राम हो गया, 2.425 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लेड करना पड़ेगा. और लेड का मोलर मास जो होता है उसने बोल रखा है ऑलरेडी, अगर आप आगे पढ़ोगे, ऑफ दिस लेड ओनली 90% वाज लेड, 93% वाज लेड 206. तो लेड का जो मोलर मास है वो है 206. तो लेड कितना प्रेजेंट है मेरे पास, इतने मोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हो क्या रहा है. इस क्वेश्चन में जो लेड है वो बन रहा है यूरेनियम के डिके से. लेड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय यूरेनियम डिके. फ्रॉम यूरेनियम डिके, मतलब यूरेनियम जो है एक्चुअली टूट कर हमें क्या दे रहा है, लेड दे रहा है. ठीक है, और अगर आप सवाल देखोगे 93% was lead 206 isotope. इसका मतलब वो how much lead is being formed by uranium decay, कि कितना लेड जो है बना है यूरेनियम डिके से, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो लेड फ्रॉम यूरेनियम डिके अगर मैं निकालूं
तो वो हो जाएगा लेड के जो भी मोल्स आपके पास गिवन है, ठीक है, Y206 कितने मोल्स आपके पास लेड के गिवन थे और इसका 93%, क्योंकि 93% वॉज लेड आइसोटोप, राइट। तो इतना जो है आप बस ये याद रखना, आपने इनिशियल जो है पिच का जो मास है वो 100 ग्राम लिया है, इनिशियल पिच का मास 100 ग्राम लिया, तभी तो आप इनका मास जो है ऐसे इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका 93%। तो इसका मतलब कितना लेड यूरेनियम डीके से निकला है वो आपके पास आ गया, एक तरीके से उसके मोल्स आपके पास आ गए। तो अगर मुझे अब इनिशियल उसकी बात करनी है कि इनिशियल कितना लेड प्रेजेंट था, तो वो था कि जितना लेड अभी प्रेजेंट है जो आपने यहां से निकाला यूरेनियम डीके से, प्लस जितना लेड ऑलरेडी था। तो ये वाला जो दो वैल्यूज है इसको लेट्स से मैं लिख देती हूँ x मोल्स आया, इसको सॉल्व किया लेट्स से y मोल्स आया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो गई x प्लस y, क्योंकि इनिशियली आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड लेना पड़ेगा जो था। कुछ लेड तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है जो उसने बोल रहा 2.45 ग्राम है, और कुछ लेड जो है अभी आप देख सकते हैं 93% लेड 206 है, तो वो वाला हो गया। तो टोटल इनिशियल लेड कितने हो गए, वो A0 हो गए, ये आपके यहाँ से आ गए इसके मोल्स, ठीक। अब निकालना है कि फाइनल लेड कितना बचा रह गया आफ्टर दैट टाइम, तो वो उतना होगा ऑब्वियसली। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास कितना होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट उसने मुझे दे रखा है, मतलब ये मुझे दे रखा है 1.52 इंटू 10⁻⁻10, ठीक। अब मुझे अगर n का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मेरा n का वैल्यू कितना होगा बेटा बताओ, n का वैल्यू क्या होगा, मतलब n का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू, ये क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लेड जो है यूरेनियम डीके से बन रहा है, इसका मतलब जितना यूरेनियम प्रेजेंट है उतना ही डीके हुआ है, मतलब दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो उस हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेशन होगी यूरेनियम वाली, यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ये। तो 50/238 जो आपने सॉल्व करके आने लगा था, लेट्स से इस वैल्यू को बोल देते हैं Z मोल्स, ये हो गया आपका Z मोल्स। तो अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, ये 80 हो गया आपका Z मोल्स जो आपने यहाँ से निकाला, A0 हो गया आपका x प्लस वाई जो आप इन दोनों को कैलकुलेट करके निकाल चुके हो, इन दोनों को T आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट उसने दे रखा है। हालांकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है तो हम उसके सेंस में नहीं पहुंच रहे, बट मेन था कि आप ये समझ पाए कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझकर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है इस्तेमाल करना होता है। एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो मैं वापस समझा दूंगी। मैम हाँ जी, मैम इसमें पहले यूरेनियम और लेड था और फिर और लेड बना डीके के बाद। नहीं नहीं नहीं, लेड था यूरेनियम में, मतलब कन्वर्ट हो गया, पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई ना, पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई ना, तो थोड़ा सा लेड पहले भी, मतलब भाई कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लेड है वो यूरेनियम डीके से जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पहले कुछ इनिशियल लेड था मेरे पास पीबी, ठीक है। अब कुछ उसमें से जो लेड था वो यूरेनियम जब डिके कर रहा है उससे बन रहा है। बात समझ आई? नहीं, फिर से बता दो। कुछ लेड हमारे पास पहले था और कुछ लेड बन रहा है यूरेनियम के डिके से। अच्छा, हाँ समझ गई? हाँ। तो जो Z है वो कैसे आया? Z है कॉन्सेंट्रेशन जो कि आफ्टर टाइम टी, मतलब बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो जितना यूरेनियम बचा हुआ, मतलब जो भी यूरेनियम का परसेंटेज इस पिच ब्लेंड में, ये पिच ब्लेंड डिकम्पोज कर वाला, ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दे रखी है ना, ये वो वाली कॉन्सेंट्रेशन है जो आफ्टर डिकम्पोजिशन वाली है ना। तो यूरेनियम जितना उसके अंदर प्रेजेंट है उतना ही तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी ना यूरेनियम की। अच्छा है ना, तो वो मैंने निकाल लिया, तो वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि बोल रखा था 50 ग्राम है। ये जो डेटा आपको यहाँ गिवन है ना, ये 50% और ये वाला, ये मतलब डिसइंटीग्रेशन आफ्टर द रिएक्शन का है। हाँ जी, एक बार प्लीज फिर से बता दो क्योंकि आपने A0 की वैल्यू x प्लस वाई कैसे निकाली? A0 की वैल्यू x प्लस वाई कैसे निकाले, मैं पूरा क्वेश्चन आगे समझा रही हूँ, दोबारा समझ लो।
ये क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ऑलरेडी एक पिच में एक तरीके से मान लो एक गड्ढा है कोई, उसके अंदर इतना % यूरेनियम का प्रेजेंट है, 50 ग्राम यूरेनियम का प्रेजेंट है और इतना ग्राम लेड का क्रम, ये अभी का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब जब डिकम्पोजिशन ऑलमोस्ट जिस टाइम पे मैं डिकम्पोजिशन चेक कर रही हूँ, जिस टाइम पे मैं उसकी एज चेक कर रही हूँ, उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इस पिच ब्लेंड में इतना ग्राम यूरेनियम प्रेजेंट है, इतना ग्राम लेड है। तो मैंने ये निकाल लिया कि यूरेनियम के मोल्स कितने हैं, मैंने निकाल लिए लेड के मोल्स कितने हैं, ठीक है। अब इसने बोला इसमें से जितना जो आपके पास ये लेड है, इसमें से जो लेड है, आउट ऑफ दिस लेड ओनली 93% ये लेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेड है वो आपका डिकम्पोज कर यूरेनियम से की डिकम्पोजिशन की वजह से लेड 206 में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो मेरी बात समझे? कितने बात मेरी समझ पा रहे हैं इस केस में? मैम हाँ बोलो। मैम जो 2.425% वाला लेड है वही डिकम्पोज करके उसमें कर रहा है। क्या? हेलो हाँ जी बोलो। मैम जो मतलब जो पहला वाला 2.425% वाला लेड है, हाँ फिर उसमें ये ऐड हो रहा है, मतलब जो ये वाला लेड है हाँ P206, हाँ बिल्कुल। और फिर यूरेनियम कम हो रहा होगा। बेटा यूरेनियम जो होता है, देखिए होता है यूरेनियम होता है 238, ठीक है। 238 लिया है ना, ये यूरेनियम टूट कर दे रहा है यूरेनियम 206, ये रिएक्शन हो रही है, अच्छा ठीक है। हाँ जी। सही बात। तो अब इस हिसाब से देख लो, यूरेनियम वो कह रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे 50 ग्राम है, तो मैंने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। ये जो 6 लेड बना है ये 93% है उस वाले लेड का, जो ये लेड आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका 93% है लेड, ये है 206। तो पहले जितना लेड है उसके मोल्स निकाल लिए मैंने, ठीक। और कुछ उसका 93% लेड 206 है, तो लेड 206 कितना है वो मैंने निकाल लिया, ये वाला। समझ गए बात? तो अगर मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है यूरेनियम की, तो वो क्या होगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो होगी कि जितना ये डिकम्पोज करके बना है, समझ रहे हो, ये वाला, क्योंकि भाई यही तो डिकम्पोज करा है इसमें, भाई जितना ये डिकम्पोज करा होगा उतना ही ये बना होगा ना। तो इसलिए मैंने ये मोल्स ऐड करे, लेड में इसके मोल्स ऐड करे। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बात क्लियर है? यस मैम। ठीक, चले आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। शैल आई रब दिस? रब कर दूं? यस मैम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके पास बेटा ग्राफिकल क्वेश्चंस तरीके के भी, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा करा दूं। लेट्स से ये पैरेलल रिएक्शन है, A गिव्स B, B गिव्स C, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। मुझसे पूछा जाए फाइंड द टोटल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से जो है अप्रोच करना है, ठीक है। वो इस रिएक्शन का भी हो सकता है, वो किसी एक रिएक्शन का भी हो सकता है। लेट्स से अगर आप रिकॉल करो तो अभी मैंने आपको एक पर्टिकुलर ये केस कराया था जिसमें हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम से रिप्लेस करा था। एक मैकेनिज्म ले लेती हूँ, जैसे मैं A प्लस B गिव C और C आगे जा रहा है D में। ये मेरे रिएक्शन का स्लो स्टेप है, मेरे रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगी तो आप लिखेंगे, इसको मैंने K1 मान लिया, इसको K इनवर्स -1 मान लिया, इसको मैंने K2 मान लिया, ठीक है। इस केस में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आप लिखेंगे K2C और C को रिप्लेस करेंगे C बाय AB इज इक्वल टू K1 बाय K इनवर्स -1 हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा K1 K इनवर्स -1 AB, है ना।
तो जब आप इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो आप नेट रेट लॉ देखेंगे कि रेट जो है वो है K1 K2 K इनवर्स -1 है ना। ये भी आप देख रहे हैं, ये वाला जो चीज है दिस इज द नेट रेट कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए इस पर्टिकुलर पूरी जो कंप्लीट रिएक्शन है, इस कंप्लीट रिएक्शन की के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी K से रिलेटेड है ना। K होता है A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, यही होता है ना। जिससे अगर आप रिलेट करो तो आप ये लिख सकते हो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंप्लीट रिएक्शन का जो आपको दिख रहा है, जो रिएक्शन सिंपल नहीं है, एक स्टेप वाली नहीं है, जो एक से ज्यादा स्टेप वाली है, जैसे ये वाली या ये वाली, इन सारी कंप्लीट रिएक्शंस का अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होता है तो आपको कंप्लीट रिएक्शन का K चाहिए होता है, समझ रहे हो? तो अगर आपके पास कंप्लीट रिएक्शन का K है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ होगी ये कंप्लीट रिएक्शन की होगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसको जरा मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अब जैसे इस रिएक्शन के लिए, इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए मुझे K नेट पता है, मेरा K नेट है K1 K2 बाय K इनवर्स -1, ठीक है। मुझे बोला गया है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, इस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA3 है। आप इसका नेट एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालिए। तो आप क्या करोगे, नेट एक्टिवेशन निकालने के लिए नेट K निकालोगे, ठीक है। और नेट K आपका ये है, और आप अगर इस फॉर्मूले से देखो तो आपका ln K नेट जो होगा वो भी तो ये होगा ln A माइनस EA जो कंप्लीट रिएक्शन का है बाय RT, यही होगा ना। अब मैं देखो एक एक करके इसे कैसे रिप्लेस करूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं कुछ रब कर दूं ऊपर से थोड़ा सा, बस इतना, ये तो मैंने कुछ वैसे आपको बताया भी नहीं है, तो इसको मैं रब कर रही हूँ। अब सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। ये देखो इस वाले और इस वाली चीज को ध्यान रखना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस K नेट के लिए अगर इस एक्सप्रेशन में मैं हर जगह एक्सप्रेशन लगाना चाहूँ ln का, तो मेरा होगा ln K नेट इज इक्वल टू ln, इधर देखो इस वाले में ln K1 प्लस ln K2 माइनस ln K इनवर्स -1 होगा। आई कैन राइट इट दिस वे, है ना। और ln K किसके लिए भी ln A माइनस EA/RT होता है, तो इसके लिए होगा ln A माइनस नेट एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। इस ln K1 को लिख सकती हूँ ln A माइनस फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 बाय RT। इसके लिए मैं लिख सकती हूँ ln A माइनस K2 कौन सा है हमारा, K2 है ये वाला, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA3 है, तो माइनस EA3 बाय RT माइनस इसके लिए देखो मैं क्या लिख सकती हूँ फिर से ln A माइनस इस वाले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है EA2 RT। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने इस पूरे K नेट को ln में कन्वर्ट किया और ln जो होता है ln K जो होता है ln A माइनस EA/RT होता है, उसको उस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इस केस से आप ये देखो, ये ln A पॉजिटिव है, ये ln A नेगेटिव, तो ये ln A कैंसिल हुआ और यहाँ पे देखो क्या बन गया, ln A माइनस EA/RT इज इक्वल टू ये वाले ln A दो कैंसिल हो गए मेरे, तो बचा ln A माइनस EA1/RT माइनस EA3/RT और प्लस EA3/RT प्लस EA2/RT। बात क्लियर हो रही है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब इस ln A को बेटा अगर आप यहाँ ले जाओगे तो ये ln A और ये ln A भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन नहीं आ गया, RT भी हर जगह से उड़ा दो, तो माइनस EA इज इक्वल टू माइनस EA1 माइनस EA3 प्लस EA2, जिसको आप लिख सकते हैं EA इज इक्वल टू EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो नेट एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट की प्लस थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और अगर आप इनकी वैल्यूज दे रखी है तो आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई बेटा? यस मैम। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है काफी बार जनरली हमसे पूछे जाते हैं कि आपको एक से ज्यादा स्टेप रिएक्शन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है नेट एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। तो जो भी एक से ज्यादा स्टेप वाला रिएक्शन है, आपका मेन काम है उस पूरे रिएक्शन का नेट इक्विलिब्रियम नेट रेट कांस्टेंट निकालना। अगर आपने नेट रेट कांस्टेंट निकाल लिया तो आप
सिंपल एक्सप्रेशन यूज करके अपना काम जो है आराम से कर सकते हैं। बात क्लियर? Shall I rub this? Yes, ma'am. Now, do you have any other doubt as such किसी कॉन्सेप्ट में केमिकल काइनेटिक्स के? किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। आप लोगों का असाइनमेंट सबमिशन इज ऑन 15th of June एंड प्रोबेबली 15 को अगर आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो 22nd June वुड बी योर टेस्ट डेट फॉर योर केमिकल काइनेटिक्स एंड टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द ऑर्गेनिक पोर्शन। तो आप मुझे जो डाउट है सच अभी हमारे पास क्लास के कुछ 10-15 मिनट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैम हाँ जी, मैम जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस बाय अनदर टर्म्स इन काइनेमैटिक्स, मैम इस केस में हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे मैम। बेटा हम मतलब इन मुझे केसेस में physics कई बहुत ज्यादा पसंद है केमिस्ट्री से, क्या ये बात सच है अस्मी? नो मैम ऐसा नहीं है। काइनेमैटिक्स No, ma'am. काइनेटिक्स है ये। सॉरी मैम। बोलो। मैम वो 3 एग्जांपल मैम 3 हमने केसेस किए थे, एक हाँ। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मैम कई इक्वेशंस में हमने V इंफिनिटी भी कंसीडर किया और कई केसेस में हमने V इंफिनिटी कंसीडर नहीं किया। हाँ हाँ मैम ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम वो रिएक्शन के हिसाब से चलते हैं ना। जैसे सपोज आप ये पर्टिकुलर रिएक्शन है H2O2, वो H2O और हाफ O2 में जा रही है, ठीक है। अब आप पहले तो ये डिसाइड करो आप इसमें मेजर क्या कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। अगर मैं मेजर कर रही हूँ लेट्स से O2, तो मैं VT और V इंफिनिटी को डिफाइन करूंगी, क्योंकि V0 मेरे पास होगा ही नहीं। V0 होता है 0 टाइम पे इसकी वॉल्यूम, और 0 टाइम पे तो ये बना ही नहीं होगा, है ना। यस मैम। होगा, और अगर मैं इसको मेजर कर रही हूँ तो मेरे पास डिफरेंट डेटा होगा। और मैंने जो कराया उस केस में मैं H2O2 को मेजर करती हूँ बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट KMnO4। हम इसे KMnO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं और KMnO4 का वॉल्यूम जो है मैं नोट करती हूँ, है ना। तो ये KMnO4 का वॉल्यूम H2O2 का क्या है ना। अब टाइम 0 पे तो खाली H2O2 ही प्रेजेंट होगा, ओनली H2O2 विल बी देयर। यस मैम। अगर खाली H2O2 है तो उस केस में जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी H2O2 की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड एट टाइम 0, है ना। क्योंकि यस मैम। मेजर कर रही हूँ टाइम 0 पे H2O2 प्रेजेंट है, तो मेरा तो डायरेक्ट यहीं से रिलेशनशिप निकल गया, है ना। टाइम T पे और H2O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी कि कितना वॉल्यूम लग रहा है KMnO4 का टाइम T पे, तो वो यहाँ से आ गया डायरेक्ट, है ना। तो मुझे V इंफिनिटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो V इंफिनिटी की जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास ये A0 निकालने का कोई जरिया ना हो, और A0 निकालने का जरिया तब होगा आपके पास जब आप रिएक्टेंट को ही मेजर करो। तो जब आप रिएक्टेंट को मेजर करो तो आप डायरेक्ट V0 से A0 निकाल सकते हो। बट अगर आप रिएक्टेंट को मेजर ना करके प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हो और प्रोडक्ट टाइम 0 पे प्रेजेंट नहीं होता, तो A0 निकालने का जरिया V0 ना होके V इंफिनिटी होगा। समझी बात? यस मैम। यस पक्का? और कोई डाउट है किसी को? मैम हाँ जी। मैम आप एक बार स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का जो कंसेप्ट एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो ये कहता है कि अगर आपका कोई भी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है और वो फिर इंटरमीडिएट आगे डिकम्पोज होके आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस इंटरमीडिएट को मतलब अगर सोचो मेरा लॉजिक बस इतना सा है कि मैं अपने रिएक्शन में इंटरमीडिएट को देखना नहीं चाहती, ठीक है। तो जितनी तेजी से मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगी उतनी तेजी से मैं उसे हटाना भी चाहूंगी, है ना, क्योंकि मैं उसको देखना नहीं चाहती। अगर सपोज ये धीरे धीरे बन रहा है और ये तेज तेज डिकम्पोज हो रहा है तब भी ये बचेगा, और अगर ये
कुछ उस तरीके से हो गया कि ये तेज बन रहा है और धीरे डिकम्पोज हो रहा है तो भी वो बचेगा। मुझे एनी हाउ जैसी बने वैसी कंज्यूम कराना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ इक्वालिटी लाने की, और मैं बोलती हूँ कि इसके लिए कि ताकि जैसे बने और जैसे कंज्यूम हो, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि जो भी इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वही इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन भी होना चाहिए, जैसे ही घटे वैसे ही बने। और अगर ये दोनों चीजें बराबर होगी, मतलब किसी भी टाइम टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट क्या माना जा सकता है, अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है किसके बराबर, 0 के बराबर, वही हमारा होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है सृष्टि? यस मैम। ठीक है, Yes, कोई डाउट? चले आगे, और किसी को कोई डाउट नहीं है? लेट मी एज्यूम दैट, है ना, कुछ तो रह नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए। हमारा एक रिएक्शन है 2A गैस गिव प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर सिंपल ले लो 2A गिव प्रोडक्ट व्हाटएवर। इस रिएक्शन के लिए मैंने अज्यूम करा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी है बेटा 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से आपको जो है एक तरीके से मैं कह रही हूँ निकालनी है, ठीक है। टाइम मैंने दे दिया लेट्स से कुछ हाइपोथेटिकल 10 मिनट्स, और k का वैल्यू मैंने दे रखा है x मिनट इनवर्स। अब बस मुझे इतना सा जानना है आप लोगों से कि क्या अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, ए गिव प्रोडक्ट मेरी नेट रिएक्शन है, तो क्या आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या आप फॉर्मूला चेंज करोगे? कितने बच्चे ये बोल रहे हैं कि यही बनेगा? हाँ जी, चेंज होगा फॉर्मूला या यही रहेगा? चेंज हो। चेंज होगा। अब चेंज होगा कैसे, हमें क्या पता क्या नया फॉर्मूला है, मैम ने तो कराया नहीं। देखिए बेशक क्वेश्चन जो है चेंज करेगा फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टोइचियोमेट्री गिवन है, ठीक है। तो मैंने तो स्टोइचियोमेट्री चेंज करके आपको कुछ कराया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आपको कुछ लॉजिक लगाना है, वो है दिमाग जो आपके पास ऑलरेडी है। आपको रेट इक्वेशन और रेट कांस्टेंट को, रेट लॉ को आपस में जोड़ना है। अगर आपके पास ए प्रोडक्ट होता बेटा, ये वाला जो हम नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप उसमें माइनस dA/dt को लिखते k टाइम्स a, है ना। ये वाली जो चीज है ये आई आपकी किससे? रेट लॉ से, ठीक है, क्योंकि भाई इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो है रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन a⁻1, है ना, यही है ना, ये रेट लॉ से आई। और रेट जो है, रेट को मैं माइनस dA/dt लिख रही हूं, ये चीज कहां से आई? ये चीज आई है रेट इक्वेशन से, ठीक है। तो अब यही चीज मैं यहाँ लगाऊं, सपोज ये है 2A गिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो रेट इक्वेशन के हिसाब से, रेट इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो -1/2 dA/dt को मैं लिखूंगी dP/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिखूंगी रेट इक्वेशन से। और रेट लॉ से रेट जो होगा वो k टाइम्स k1 होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि उसने पहले बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और रेट को बराबर करो, इसका मतलब रेट की जगह आप ये लिखने वाले हो, ठीक है, ना कि माइनस dA/dt। तो आप जो ये फॉर्मूला निकाले हो ये सब माइनस dA/dt को दिमाग में रखकर है, माइनस dA/dt को k को रखकर है, पर अभी आपके पास है -1/2 dA/dt। तो इन जनरल मैं बोलूं, अगर NA गिव प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास, चाहे वो 0 ऑर्डर है चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो वो -1/8 dA/dt लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको बराबर करना पड़ेगा फिर रेट लॉ के, दैट इज k टाइम्स ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसी हिसाब से आपकी सारी चीजें जो है फॉर्मूले जो है चेंज होंगे। अब क्या होगा इसके बाद, अब देखो, तो अगर आप सपोज इसको माइनस dA/dt की फॉर्म में लिख दो, तो
तो आप इसे बस इतना ही करोगे ना, ये 2ka हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इतना ही फर्क होगा। तो क्यों ना मैं 2k को अनदर एक k मान लूं, k डैश, और अगर मैंने ऐसे अनदर k डैश मान लिया तो ये इक्वेशन वैसे ही रिड्यूस होगी जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती है ये वाली। तो उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, बस फर्क है कि ये फॉर्मूला जो k के लिए है वो k के लिए ना होकर अब k डैश के लिए होगा, क्योंकि अब आपने इस k डैश को जो है 2k लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बस इतना सा फर्क होता है अगर आपने रिएक्टेंट में स्टोइचियोमेट्री लगा दी तो अब बात ये है, अब आपको बस ये समझना है कि इस रिएक्शन में ये k किसका है, वो आपको बताएगा रिएक्शन का लैंग्वेज। रिएक्शन के लैंग्वेज में अगर ये लिखा है रेट कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, लेट्स से गिवन रिएक्शन इज x मिनट, इसका मतलब वो तो इसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बोल रही है ना। और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा ये यहाँ पर जो मैं लिखूंगी k, ठीक है। तो ये k इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, पर आपको इसके रेट कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब फॉर्मूला यही इस्तेमाल करोगे, बट यहाँ जो आप रखोगे वो k ना रख के क्या रखोगे, 2x। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? और a0 का कंसंट्रेशन आपको 100 ही दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करना है, t आपको मैंने 10 मिनट्स दे रखा है। मतलब सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करोगे, बस फर्क ये है कि रेट कांस्टेंट जो k है उसका वैल्यू उसने x दे रखा है, पर आपको k डैश रखना है विच इज 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2 इज कमिंग बिकॉज ऑफ द स्टोइचियोमेट्री। तो आप फॉर्मूला चाहो तो ये याद रख सकते हो, और सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि अगर आपके पास कोई भी स्टोइचियोमेट्री आती है तो यहाँ पे जो k होगा वो उस स्टोइचियोमेट्री से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको मैं एक तरीके से इफेक्टिव k बोल सकती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कोई डाउट किसी Yes, ma'am. है? अभी भी कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो हम क्लास खत्म करें। सबको समझ आ गई बात? मैम हाँ जी। मैम जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें आप जो इक्विलिब्रियम में थे उसमें आप दूसरे वाले का k इनवर्स ले रहे थे, वो क्यों ले रहे थे आप? अरे वो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया, जैसे मैंने तुझे प्यार से स्तुति ना बुला के कोई और नाम रख दिया है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि k इनवर्स, वो ऐसे ही ले लिया मैंने कि बैकवर्ड रिएक्शन है, k-1 लिख दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है, नाम देने का मन था मेरा तो मैंने दे दिया। तेरा वाला तो तुम उसे k2 दे दियो, दूसरे वाले को k3 दे दियो, कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? डन? सबको समझ आ गया? तो कक्षा समाप्त करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के मुझे। अब आप लोग जो है इसके असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लीजिए। असाइनमेंट मुझे 15 जून तक एनी हाउ सबमिट कर दीजिए। साथ में अगर आप लोग असाइनमेंट कर चुके हैं या आप लोगों को असाइनमेंट के लिए लग रहा है ज्यादा टाइम है, तो प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने इसलिए जनरली नहीं बोले क्योंकि एनसीईआरटी में जो काइनेटिक्स के क्वेश्चंस है वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाले हैं, और या फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस है जो कि एक्चुअली मेंस में आने नहीं है। स्कूल के लिए तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तो इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि इसके मेजर क्वेश्चन जो है बकवास है, ग्राफ वाले हैं या फिर बहुत कैलकुलेशन वाले हैं, तो इसलिए उनके पर अगर आप करना चाहते हो ऑफकोर्स कर सकते हैं प्रैक्टिस, बट ये कि असाइनमेंट आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। काइनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और